ऐसी चबल मारी है यार सुहेल वड़ैच ने, मुंह ही काला करवा दिया यार। मैं हैरान हूँ कि इतने तजर्बेकार कॉलम निगार होने के बावजूद सुहेल ने सहाफ़त के इन फंडामेंटल्स पर तवज्जो नहीं दी। आजकल फैसला साजी का मरकज़ कहाँ है, मंबा कहाँ है? बेहतर यही है कि सुलह कर लो। और तो उससे मैसेज ये गया कि इमरान खान अगर सुलह नहीं करेंगे तो उनका अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हो। खुद फरमाते हैं कि मैंने झोली उठाकर फरियाद की कि सर फांसी ना लगाए मेरे लीडर को। नाम चले आप ले लें सहाफ़ी का, मैं तो उनको एक नामवर वेल नोन सहाफ़ी कहूँगी कि उनके कमेंट्स आपको पता ही है गलत तरफ चले गए हैं। DGISPR ने तो खैर कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, बहुत ही गलत तरफ चले गए हैं और GISPR ने बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने उनको गैर जिम्मेदार सहाफ़ी कहा है और ये तवक्को बांधी है कि उनका इदारा जो है वो इस गैर जिम्मेदारी का नोटिस ले। ठीक है ना जी। तो ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियसली रिबट है। ये एक अच्छा भला क्राइसिस हो गया। अब ये है कि सबसे पहले हम लोगों को कुछ डिस्क्लेमर्स देने ज़रूरी होते हैं अपनी बात करने से पहले। दियानतदारी का ये तकाजा होता है, बाकी तो जो मुंह में आए भाई बोल दो। ज़ाती तौर पर मैं सुहेल वड़ैच की बेपनाह इज्जत करता हूँ और हम दोनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बाहमी एहतराम का रिश्ता है। अच्छा, बाहमी एहतराम के रिश्ते का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं उनकी हर बात से एग्री करूं और वो मेरी हर बात से एग्री करें। दुरुस्त हो गई बात। उनमें एक दूसरी बात ये है, जो बात हमें डिस्क्लेमर में लानी चाहिए, कि क्लिक एंड बेट जर्नलिज्म में सोशल मीडिया में हेट बिकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं शुरू ही एक हूँ, अरे दुआ तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसी चबल मारी है यार सुहेल वड़ैच ने, मुंह ही काला करवा दिया यार। क्या सर हो रहा है सोशल मीडिया पे ये भी, तो एकदम से वो कहेगा देखा जी अब तो नुसरत जावेद ने भी कह दिया, हा हा हा। जबकि आलम ये है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने 2-4 दिन कबल अपने टीवी शो में ये कहा कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के जिन लोगों ने मुलाकात की है वो आके कह रहे हैं उनको लगा है कि बीबी का मोरल डाउन है और वो कह रही हैं कि बारिशों के बाद जो है दीवारों में यानी स्विच बोर्ड में करंट आ रहा है और उन्हें 2-3 मरतबा बहुत बुरा करंट लगा है। उन्हें अक्सर 2 या 3 दिन बुखार रहता है और वो ये कहती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रही कि मैं कपड़े धो सकूं, तो प्लीज़ मेरे कपड़े धुलवा दो किसी से, तो आई विल पे फॉर इट। तो जेल वाले ताबुन नहीं कर इनकार कर देते हैं। अच्छा, मुझे इससे ज़्यादा लंबी तफसील इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों से, जिन पर मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूँ कि भाई ये बात बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों ने इस गुज़रे मंगल के दिन गुफ्तगू करने के बाद उन तक की है। फ़र्ज़ करें ऐसा हो कि आपसे कहा है और आप मुझे ये शेयर कर रही हैं, तो मैं जैसे आप पे एतमाद करता हूँ कि आप मेरे साथ झूठ नहीं बोलोगी, आप जो बात मुझे बता रही हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो शख्स आपको बता रहा है वो शायद झूठ बोल रहा हो। ठीक हो गई बात। अभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, ये जिक्र कर रहा था, तो वो लाइव उस पे से क्लिप लेकर एक यंग जर्नलिस्ट हैं रिजवान अली ज़ई साहब, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे लगा दिया, एक्स पे। जैसे ही उन्होंने वो एक्स पे वो क्लिप पोस्ट की तो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने अंग्रेजी में एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि हाउ कैन, ये बंदा जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और कब्र में जिसकी टांगें लटकी हुई हैं वो झूठ कैसे बोल सकता है। हाँ, गैर मामूली जो है तकालीफ हो रही हैं और लेकिन मेरी बहन साबित कदम और उनका ख़ानदान भी, यानी कि उसमें साथ में ब्रैकेट में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबीज़ फैमिली, नहीं, बुशरा इमरान्स फैमिली। अब सफ़ेद दाढ़ी वाला कब्र में टांगे लटकाए शख्स झूठ बोल रहा है, ज़ाहिर है। तो मरियम रियाज भट्टू कह रही हैं तो फिर छोटी बात तो नहीं है ना। तो वसीम बदामी साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा चलो यार चस्का फरोशी हो जाए। उन्होंने 11 बजे अपने प्रोग्राम में उनको ले लिया।
उसमें उन्होंने कहा कि मोरल हरगिज़ डाउन नहीं, लेकिन उन्होंने उससे भी लंबी चौड़ी तफसील बता दी बकौल उनके मजालिम के जिनसे वो गुजर रही। साथ ही पीटीआई की तरफ से बाकायदा उनके ऑफिशियल सोशल हैंडल से ये बयान जारी हो गया कि किस नौइयत के कोट अनकोट जुल्म व सितम के पहाड़ जो हैं वो बुशरा बीबी पर जेल में तोड़े जा रहे हैं। ओ भाई, मैंने कब्र में पाँव लटका के और सॉरी टांगें लटका के और सफ़ेद दाढ़ी के साथ यही कहा था कि वो लोगों को ये कह रही हैं कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, और वो सलूक मैंने तो 25% बताया। पीटीआई के वो जो प्रेस रिलीज थी उसमें और मरियम भट्टू साहिबा की जो ट्वीट थी पोस्ट, उसमें वो 100% था। तो भाई मेरे, आप ही नहीं, वाई आर यू शूटिंग अ मैसेंजर? ठीक हो गई बात। इतने बोल्ड रिमार्क्स के साथ सर वो भी। हाँ, नहीं बाकायदा। तो एक तो वतन अजीज़ में जब से जेन जी आई है ना, बाल सफ़ेद होना ये बायस शर्म है। बस अपने वालदैन को शायद ये गोली मार देते होंगे। नहीं क्या ये है? नहीं, आई होप नॉट सर, लेकिन नहीं वैसे वाकई जेन जी की दानिश में बूढ़ा होना, बाल सफ़ेद होना, ये यानी कि अक्ल से महरूम हो जाना है, इनवैलिड इंसान हो जाना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जेन जी अपने वालदैन को गोली मार देती है जब उनके बाल सफ़ेद होते हैं? वो ठीक है, और जब तक जिंदा, जब तक वो हैं, उनके पैसों पे पलो, उनके पैसे से लैपटॉप लेकर टक टक करो, सोशल मीडिया या तो खुद कमा के लिए हो ना, तो मैं सलाम पेश करूं। खैर, ये बात मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट के लिए बयान की है कि ये तो मेरे साथ वाक़या हुआ है। अब सोहेल भाई साहब जो हैं, इनको हर बंदे का एक स्टाइल होता है। इनमें एक सहाफ़ियाना तजस्सुस के साथ ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आजकल फ़ैसला साजी का मरकज़ कहाँ है, मंबा कहाँ है, और उसके बाद फिर ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह उन तक पहुंचा जाए। अपनी इसी आदत की वजह से सबसे पहले हमारे सहाफ़ती डिक्शन में एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ था, बाजवा डॉक्ट्रिन। बाजवा डॉक्ट्रिन, यस सर। ये बाजवा डॉक्ट्रिन जो है, इसको आर्टिकुलेट सोहेल वड़ैच साहब ने आफ्टर हैविंग मैनी मीटिंग्स विद बाजवा साहब किया था। लेकिन बाजवा साहब की आदत थी कि वो किसी सहाफ़ी से तन्हा मुलाकात नहीं करते थे। उनको शौक़ होता था कि 10-12 सहाफ़ियों को साथ बिठा के ना, तो फिर वो गप लगाते थे, और अक्सर उनका पहला सवाल ये होता, तेरी तनख्वाह कितनी मिलेगी? वो तनख्वाह कहता है, इतनी तनख्वाह तो मेरी बीवी जो ये टैक्सेस देती है, ये वो उधर। तो वो एक यानी महसूस करते थे कि ये जो मुंशी नुमा किस्म के लोग, ये जो सहाफ़ी जो हैं 2 टके के मुंशी होते हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं ये टीवी भी आने वाले हैं, काइंड ऑफ वगैरह वगैरह। खैर, अब ये है कि उनका पहला कॉलम छपा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बदनीयती से कहीं ज़्यादा एडिटोरियल जजमेंट्स के बहुत फ्लॉस हुए हैं। देखिए, इंटरव्यू क्या होता है। मैंने आपका इंटरव्यू किया तो मैं ये कहूँगा कि मैंने दुआ से पूछा, उसके बाद मैं कोर्ट में लिखूँगा मैंने दुआ से पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो जंग हुई इसके असबाब क्या थे। उसका आप जो जवाब देंगी मैं लिखूँगा कि मेरी दानिश में टक 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 कोर्ट, और उसके बाद फिर जो मेरा सवाल होगा वो मैं बयान करूँगा, या इस तरह एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, स्टेप बाय स्टेप मज़ीद बढ़ा उन्होंने। उनका जो पहला कॉलम छपा है उसकी हेडलाइन है कि इंटरव्यू। अच्छा, उस इंटरव्यू का 2/3 हिस्सा वो इस चीज़ की नज़र हो जाता है कि कैसे उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के वो पीछे पड़े हुए थे, और मोहसिन नकवी उनके बहुत पुराने दोस्त थे, और ये बात मैं भी जानता हूँ, यकीनन वो दोनों बेतहाशा एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। तो ये उनको बारहा कहे चले जा रहे थे कि जी मेरी मुलाकात का कोई बंदोबस्त करें, कोई सबील निकालें, वो नहीं हुई। फिर उन्होंने ये भी लिखा उसमें कि एक दिन मेरा उनका झगड़ा हो गया, मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा पैगाम उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर गालिबन उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त भी उन्हें दी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ईवान सदर में या ईवान वज़ीर आज़म में किसी तकरीब में मलेशिया के कोई आए हुए थे, तो
उनकी वजह से इनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके पैगामात मुझे मिलते रहते हैं। यानी कि वो वाली बात जो इनको शुबा था कि जैसे मेरी जो दरख्वास्त है वो जैसे हमारे उर्दू शायरी में होता है कि कासिद जो है वो पैगाम ही नहीं पहुँचाता, तो वो इनको एक तो चले तसल्ली हुई। उसके बाद ये होता है कि ब्रसल्स में उनकी पाकिस्तानियों से एक तकरीब होती है। उस तकरीब के एहतमाम करने वाले भी जैसे ज़हूर साहब और एक और साहब हैं, कोई शायद कमर और एक कोई और हैं, वो इनके ज़ाती दोस्तों में, पुराने दोस्तों में शामिल हैं। तो ग़ालिबन उन्होंने कहा कि आप भी वहाँ आ जाएं अगर आ सकते हैं तो, या ये पहले से यानी बैरून मुल्क मौजूद होंगे, आई डोंट नो। यानी उस कॉलम में बयान नहीं होता और मेरी ज़ाती उनसे ये कॉलम छपने से पहले और बाद में, बल्कि मेरी उनसे आखिरी बातचीत हुए भी शायद 4 या 5 साल हो गए होंगे। हाँ, एक आध प्रोग्राम में हम ज़रूर मौजूद थे, टीवी शो में नहीं होता जो आपको तबसरों के लिए बुलाते हैं, 2-4 गेस्ट के साथ आप। लेकिन वो ये कि वो लाहौर में थे, उन्होंने वाया जूम या स्काइप से ज्वाइन किया, और DSNG आई डोंट नो, मैं मेन स्टूडियोज़ में था, ठीक है जी, इस्लामाबाद में। लेकिन मेरी बराह रास्त 1-on-1 कि सोहेल साहब की हाल है, ठीक हो, ये वो, ना ज़ाती मुलाकात हुई है ना फ़ोन पे मुलाकात हुई, तो मैं ये नहीं कह सकता। बहरहाल वो तकरीब हुई। उस तकरीब में अब वही जो पहले वो सारा बता के मैं कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेज से कहा। तो अब ये वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तकरीर जो उन्होंने ब्रसल्स में मौजूद पाकिस्तानियों के इज्तिमा से की, और उन्होंने उसमें 2 कोट दिए, ठीक, और ख़त्म कर दिया। अब ये इंटरव्यू तो ना हुआ ना 1-on-1, तो ये तो एक स्टेटमेंट के बारे में तबसरा ही कह सकते हैं। ये कहा कि मेरी मुलाकात की ख्वाहिश थी, लेकिन कहाँ पे एडिटोरियल जजमेंट जो है वो ख़राब होती है, वो ये कि आप पहले कॉलम का उन्वान देते हैं कि आसिम मुनीर से इंटरव्यू। आई थिंक सारा मामला वहाँ पे गड़बड़। तो इंटरव्यू तो ना हुआ ना, 1-on-1 बैठ के डिस्कशन तो नहीं हुई। उसके बाद जाहिर है कि वो जब तकरीब ख़त्म हो गई तो उसके जो मोहतमिम थे ज़हूर साहब, वो और उनकी फैमिली ने को खाना वाना जो होता है कभी अलग से बैठ के, तो 20-25 लोग थे, उनमें ये भी शामिल थे, उसमें गुफ्तगू वगैरह हुई। उसके बाद इन्होंने 2 कॉलम लिखे। उसमें जो दूसरा कॉलम था ना, वो बुनियादी तौर पर उसका थीसिस ये था कि बेहतर यही है कि सुलह कर लो, और उसके लिए हवाला दिया गया, और तो उससे मैसेज ये गया कि इमरान खान अगर सुलह नहीं करेंगे तो उनका अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा, यानी हो सकता है, यानी मैसेज ये गया। हालांकि इस तरह का नहीं, उनकी थ्योरी ये थी कि जी पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो उन दिनों भुट्टो साहब को उकसाते रहे, और मैं ये कहता हूँ कि उनका ये प्रेमिसेस जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये थीसिस बनाया वो गलत था। वो गलत इसलिए था कि इस बात के तो बेतहाशा दावी मौजूद है। मिसाल के तौर पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम बाकायदा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की इजाज़त के साथ उनकी फांसी से कुछ रोज़ कबल ज़ियाउल हक के साथ मिले थे, और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम खुद फरमाते हैं कि मैंने झोली उठाकर फरियाद की कि सर फांसी ना लगाए मेरे लीडर को। हाँ, मुस्तफ़ा जतोई मरहूम ने कहा कि मुझे बेगम साहिबा ने मिलने की इजाज़त दे दी थी। समझ में आता है, बीवी है, बहरहाल भाई अंडरस्टैंडेबल है कि उनका शौहर फांसी से बच सकता है, तो अगर मुस्तफ़ा जतोई राह निकाल रहे हैं तो निकाल लें। लेकिन इजाज़त देने के बावजूद बेगम साहिबा ने, और ये बात गुलाम मुस्तफ़ा जतोई खुद फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेगा, यानी भुट्टो। बहरहाल तो उनके साथ जो है जतोई साहब की मुलाकात हुई, और ज़ियाउल हक ने भी ऐसा कोई वादा न किया, और भुट्टो ने भी जो है वो इस टाइप की कोई दरख्वास्त देने की। उसके बाद फिर उन्होंने एक तीसरा कॉलम लिखा जिसमें कुछ ये तासुर दिया कि जी हाइब्रिड सिस्टम चल नहीं पाएगा, डिफेक्टो डिजोरो और ये वो, तो यानी उससे लोगों ने ये तासुर लिया कि शायद जो बातें सुहेल बड़ैच अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी कि जो फील्ड मार्शल का खिताब था और जो खाने पे गुफ्तगू थी, जो नतायज अखज़ कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल साहब के ख्यालात हैं। सो नेचुरली इट क्रिएटेड, इट गेव अ मैसेज जिसका रिबटल रिक्वायर्ड था,
क्योंकि वो तो एक नया कट्टा और नई क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। लेकिन सर जब आप कह रहे थे एडिटोरियल मिसजजमेंट हुई है लोगों के पार्ट पर, इस सारे क्राइसिस के पीछे आपको लगता है कि मेन वजह यही है कि बात को गलत मिस इंटरप्रेट मतलब किया गया, आई but थिंक उसकी रीजन ये थी पहले कि दिन से ही अगर ये बात नंबर 1 कि ये सुर्खी नहीं लगानी चाहिए थी, सारा इंटरव्यू प्रॉब्लम की। वहाँ से स्टार्ट हुआ है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो बाकी जो 2 कॉलम लिखे थे उसमें ये कहते कि मेरा ये ख्याल है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा मुशाहिदा है, और ख़ास तौर पर अभी जो ख़ताब हो रहे हैं फील्ड मार्शल साहब के, उनकी रोशनी में मैं ये अखज़ कर सकता हूँ। कि सर मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये है। हैरत की बात है वो उर्दू कॉलम नवीसी में मुझसे ज़्यादा सीनियर है। मैं बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी का कॉलम निकाल रहा हूँ। मैं तो कहीं यानी कि 2008-9 में उर्दू अपना आपके नहीं 6 में वो मरहूम अब्बास अतर साहब, वो इधर तुम उधर हम के नाम से जिनके नाम सुर्खी मंसूब है, हमें तो उनकी वो नज़्म बहुत मशहूर लगती थी। अब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, शहर की नेक दिल लड़की हो आरज़ू की नुमाइश से गुजरो, वो हमारा कौमी तराना हुआ करता था हम महरूम नौजवानों का। बहरहाल उनके हुक्म पर मैंने उर्दू कॉलम लिखना शुरू किया था और अभी भी लिखता हूँ हफ्ते के 5 कॉलम। मुझे बहुत, मैं हैरान हूँ कि इतने तजर्बेकार कॉलम निगार होने के बावजूद सुहेल ने सहाफ़त के इन फंडामेंटल्स पर तवज्जो नहीं दी और एक खामखा का क्राइसिस हो गया। तो उसको ह्यूमन एरर का मार्जिन दे सकते हैं? आई वुड जस्ट प्रेफर, ह्यूमन एरर। आप कह सकती हैं कि मैं दोस्त नवाजी कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन एरर का मार्जिन देना चाहूँगा। उनकी नीयत पर सवाल उठाने के बजाय मैं ह्यूमन एरर का मार्जिन देना चाहूँगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। हम इससे ज़्यादा तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है सर, पर आई गेस दैट्स अ गुड कंक्लूडिंग रिमार्क कि लेट्स जस्ट से कि ह्यूमन एरर था। इसको और मज़ीद इसको क्राइसिस ना बनाएं, जो आदत है लोगों की सोशल मीडिया पर, या जेनजीज की आदत है जो आपने मेंशन किया। और मैं अपने बाल कैसे काले करूँ? सर ये तो अब मैंने खुद कभी नहीं किया तो मैं कोई सजेशन दे नहीं सकती। चलो अल्लाह